कि हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑफ ट्रुथ। ये कैसे है जिसे लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। तो आज हम इस ऐसे को एलेबोरेट करने वाले हैं और इसका हम एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम राइटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर रेपिटेशन बहुत होती है। हम लिटरेचर को क्या समझते हैं? लिटरेचर जो है वो उसको उसकी अगर तारीफ़ ली जाए तो जो लिटरेचर है वो मिरर है सोसाइटी का। तो डिफरेंट ऑथर जो होते हैं वो अपने वर्क के ज़रिए अपने एसेस, स्टोरीज़ जो भी वो लिखते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो सोसाइटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जब हम एक टॉपिक को कवर करते हैं तो समझाने की गरज से, आपको बताने की गरज से हमने जस्ट जो है वो एक चीज़ समरी उठा के रीड करनी नहीं होती, बल्कि उसको समझाना होता है, आप तक बताना होता है। तो समझाने के लिए डिफरेंट पॉइंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। और सम टाइम जो राइटर होता है उसने वो चीज़ वैसे बयान की होती है कि समराइज़ करते हुए रेपिटेशन हो जाती है, तो इसलिए कुछ पॉइंट जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं ताकि उस जुमले का, उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो पोर्ट्रे किया जा सके। तो उसके अलावा जो है ये लेक्चर जब किया जाता है, लेक्चर जो सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का आजकल पढ़ाना, क्योंकि पहले उसको खुद समझना पड़ता है फिर आप तक पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो जब लेक्चर जो है वो तैयार किया जाता है तो उसको प्रॉपर जो है वो तैयार किया जाता है, उसके बाद आप तक जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये नहीं है कि इसको पहले खुद से समझा नहीं जाता और मैं वैसे ही आके बोल देता हूँ और आपको कुछ समझाता नहीं हूँ। समटाइम अगले बंदे का पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है। तो टाइम के साथ साथ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो है वो इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी जो है वो बेहतर और ऊपर वाली सतह तक आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन, उनका जो फुल नेम था वो फ्रांसिस बेकन विस्काउंट सेंट था। उनको सर फ्रांसिस बेकन भी कहते हैं। फ्रांसिस बेकन को जो है वो कब पैदा हुए? वो 22 जनवरी 1561 में न्यूयॉर्क हाउस लंदन में पैदा हुए और 9 अप्रैल 1626 को लंदन में उनकी वफ़ात हो गई। फ्रांसिस बेकन को लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेरुलम ये लॉयर भी थे, स्टेटमैन भी थे और इंग्लिश फ़िलासफ़र भी थे। उनको मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के नाम से भी जाना जाता है। सर फ्रांसिस बेकन जो कि सर निकोलस बेकन के बेटे थे, उनके अलावा बेकन ने वो बेटे होने के, क्योंकि सर निकोलस बेकन कौन थे? उस वक़्त जो है महल के अंदर एक बहुत ही उम्दा ओहदे पर हाई जो है वो फाइज थे। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे और काफ़ी मशहूर थे। उनकी वजह से जो फ्रांसिस बेकन है उनका नाम भी लिया जाता है। और फ्रांसिस बेकन जो है वो ख़ुद उन्होंने जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं। सर फ्रांसिस बेकन जो कि उन्होंने जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और 1584 में पार्लियामेंट के रुकन बने। उन्होंने इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेनेसां जनरल और लॉर्ड चांसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन फ़िलासफ़ी में उनकी कंट्रीब्यूशन को अच्छा जाना जाता है। अगर बेकन के ऐसे देखे जाएँ तो वो रेनेसां एज के अबाउट, यानी रेनेसां एज के बारे में लिखते हैं। उस दौर की क्लासिक लर्निंग और नेचुरल ब्यूटी कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। उनके ऐसे में जो है वो हमें इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत, नेशनलिज्म यानी वतन से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी नज़र आती है। एक नई चीज़ की जो खोज है, एक जज्बा है, वो हमें नज़र आता है। उसमें अमली जज्बा, मॉरल वैल्यूज़ और ज़िंदगी की मचीवलिज़म अप्रोच भी मौजूद है। अगर बेकन के प्रीडिसेसर्स को देखें, अब प्रोडिसेसर कौन होते हैं? प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं? प्रीडिसेसर्स होते हैं उस ऑथर के जो पहले वाले लोग होते हैं, जो 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 उससे पहले काम कर चुके होते हैं। तो उनसे अगर उनका कंपैरिज़न किया जाए, जैसे कि सिडनी थे, लीले थे, एकम थे, वो कैसे जो हैं उस वक़्त के प्रोलिक्स मेथड से
जो वो एक प्रोलिक्स मेथड को उसके बारे में लिखते थे। तो बैकन जो है वो कैसे उस प्रोलिक्स मेथड से अलग हो गया था। उन्होंने एक प्रोज स्टाइल तैयार किया जिससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश को और उसके एक्सप्रेशन के थ्रू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको? इंग्लिश को। उनके एसेज की ज़्यादातर लाइंस को इमोर्टल कोड के तौर पर एक्लेम किया गया, सराहा गया और उसके स्टाइल की वजह से उसको मॉडर्न भी कहते थे। यानी उनकी जो लाइंस हैं वो आज तक जो हैं वो एसेज की लाइंस ज़िंदा हैं और उसको एक्लेम किया गया है कि ये बहुत ही फेमस और ज़िंदगी के बारे में जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट दर्ज देने वाली लाइंस हैं। और उनके स्टाइल की वजह से कि जिस तरह वो एक्सप्रेशन का स्टाइल देते थे, प्रोज़ का जो उनका जो स्टाइल था, उनकी वजह से उनको मॉडर्न यानी उसकी जो राइटिंग्स हैं उनको मॉडर्न राइटिंग्स भी कहा जाता है। बैकन के एसेज़ हमें दुनियावी हिकमत सिखाते हैं। हिकमत क्या होती है? हिकमत होती है जो है वो दानाई, ठीक है? तो दुनियावी हिकमत से मुराद है कि दुनियावी जो है वो कामयाबी दुनियावी हुकूमत जो है दुनियावी कामयाबी के असूल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके एसेज़ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो वर्ल्डली लाइफ है वो कैसे गुजारनी है। यानी जो आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी कैसे अमीर होना है, कैसे खुशहाल बनना है, कैसे आला ओहदों पर फाइज़ होना है, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने इख्तियार को जो है वो हासिल करना है। और बैकन के एसेस जो हैं वो रीड करने के बाद जो है आप इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो इन तमाम क्वालिटीज़ को जो जैसे कि अमीर बनना है, आला ओहदों पर फाइज़ होना है, यानी मटेरियलिस्टिक जो और मॉडर्निस्टिक जो बातें हैं उनके काबिल हो जाता है उनको करने के। क्योंकि बैकन जो है वो अपने एसेस को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि वो इंसान को एक मकसद सिखा देते हैं तमाम दुनियावी चीज़ों के बारे में। कि जैसे उनके हमने एसेस देखे, वो डेथ के बारे में बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं, रिवेंज के बारे में बताते हैं, ट्रैवल के बारे में बताते हैं। हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा हुआ है जिसके अंदर वो कंप्लीट दुनिया के नामवर जो स्कॉलर्स थे उनकी जो है वो रेफरेंस से वो बात करते हैं। फिर वो बाइबल की हिस्ट्री जो है उसको दिखाते हैं और उसकी जो बातें हैं उनको अगर हम इस्लाम के साथ रिलेट करें या रिलीजन के साथ रिलेट करें या किसी भी रिलीजन के साथ उसको रिलेट करें तो उस रिलीजन के अंदर भी वो बातें जो हमें मिलती हैं। उसके अलावा बैकन ने अपने ऐसे में जो है वो रेनेसांस एलिमेंट्स का यूज़ किया है। उनके एसेस में खूबसूरती और हवा से मोहब्बत, इंसान परस्ती की रूह और जो है वो सस्पेंस और ट्रैवल की मोहब्बत, सीखने की मोहब्बत, इखलाकियात यानी मोर्टेलिटी और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि हमें बैकन के एसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैकन के एसेस जो कि हिकमत से भरे हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बैकन जो कि रिनेसांस मैन था, उसके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। क्योंकि रिनेसांस दौर के अंदर क्या हुआ था कि लोगों का रुझान ह्यूमनिज़म की तरफ आ गया था। लोग उससे पहले जो थे वो खुदा की तरफ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब वो रिनेसांस दौर आया था, रिनेसांस मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग यानी रीबर्थ हुई थी लिटरेचर की। उस दौर के अंदर जो लोगों का रुझान था वो ह्यूमनिज़म की तरफ आ गया था। तो बैकन ने भी अपने एसेस के अंदर जो है वो बेसिकली ह्यूमनिज़म की बात की है, इंसानों को एक लाइफ गुजारने की, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की बात की है। उनके एसेस का टॉपिक ही इंसान था। हम जानते हैं कि रिनेसांस पीरियड के बारे में वो अपने एसेस में इंसान के बारे में बात करता है। वो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के असूल से आगाह करना चाहता था। इसके अलावा बैकन को दुनियावी अखलाकियात मॉरलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके एसेस हमें क्या सिखाते हैं? वर्ल्डली लाइफ गुजारने के तरीके सिखाते हैं। उनके एसेस के ज़रिए हमें जो है वो अच्छे ऐसे असूल मिलते हैं जो ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी राह दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है वगैरह। उनके एसेस जो हैं वो ज़िंदगी संवारने का मौका देते हैं। बैकन ने बहुत सारे ऐसे लिखे जिसमें ऑफ ब्यूटी है, ऑफ लव है, ऑफ फ्रेंडशिप है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ डेथ है, ऑफ ट्रूथ है और बहुत से इन जैसे हैं। हम बारी बारी इन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। इन सबको पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैकन का ये ऐसे लिखने का क्या मकसद था और उन एसेस के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता था। तो हम इन ऐसे को बारी बार देखेंगे। मैं अभी जो है वो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है इन कैसे पर।
और इन ऐसे के बारे में वो जो लिखता है वो किस हद तक ट्रू है, हम इसके बारे में जानेंगे इनको पढ़ने के बाद। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन ने अपने सारे जो हैं वो एसेज 3 एडिशंस के अंदर जो है वो पब्लिश करवाए हैं। जो फर्स्ट एडिशन है वो उसको पब्लिश किया गया था 1597 में, जिसमें 10 ऐसे शामिल थे। सेकंड एडिशन 1612 में पब्लिश किया गया था, जिसमें 38 ऐसे थे। और थर्ड एडिशन 1625 में जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये ओवरऑल फ्रांसिस बेकन के बारे में एक हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो फ्रांसिस बेकन रिनेसेंस एज के अंदर एक मॉडर्न राइटर के तौर पर नज़र आए और उन्होंने इंसानियत का ठेका लिया, यानी ह्यूमनिज़म को लाइफ के बारे में असूल, लाइफ के असूल्स जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो बताएं और अपने एसेस के अंदर जो है वो इंग्लिश को एक नया एक्सप्रेशन लेके आए। एक गवर्नर ऑफ रोमन जिनका नाम पायलट है, PILATE पायलट, उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा था व्हाट इज़ ट्रूथ, यानी कि सच क्या है। और फिर उन्होंने जवाब जानने की भी कोशिश नहीं की और एक एक क्वेश्चन को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया और जवाब जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसका जवाब क्या हो सकता है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि लोगों को बैठे बैठाए अपनी राय चेंज करने में मज़ा आता है। बेकन कहता है कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा मिलता है और कि इस चीज़ों से लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है कि किस तरह लोग जो हैं वो एक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं और उसको जो है वो उसका जवाब जानने की भी कोशिश नहीं करते। और लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा ये मिलता है कि वो एक फ़िक्स बिलीफ पर टिके नहीं रहते और इनको वहाँ पे रहना नहीं पड़ता। इस तरह लोग जो हैं वो कुछ भी एक्ट करने के लिए और कुछ भी सोचने के लिए जो है उनको एक फ्रीडम मिल जाती है और इस फ्रीडम से वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखा जाए तो फ्रांसिस बेकन इस ऐसे में ट्रुथ के 2 एस्पेक्ट्स को ज़ेर बहस लाते हैं। एक तरफ मरूज़ी सच्चाई है और दूसरी तरफ मौज़ूआई, यानी जो इस वक़्त ज़ेर बहस है। और मौज़ूआई सच्चाई जो दरअसल सही सच्चाई है और माशरती ज़िंदगी में जो है वो एक भरपूर किरदार अदा करती है। बेकन के मुताबिक बहुत से लोग अपनी राय जो है उसको बार-बार बदलने में जो है वो खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि सोच और अमल की लामहदूद आज़ादी यानी इनफाइनाइट फ्रीडम की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, जो कि मुस्तकिल मिजाजी के असूलों के एक जगह से टिके रहने से या एक टॉपिक के बारे में सोचने से वो हासिल नहीं हो सकती। अब एक फ़िलासफ़र्स का एक ग्रुप था, एक एंशिएंट टाइम में एक फ़िलासफ़र्स का एक ग्रुप था जो कदीम फ़िरका जो हर चीज़ को एक शक की निगाह से देखते थे। सच पे भी हर तरह से तहक़ीक़ की जाती थी और जो चीज़ें जो अक़ीदे के ख़िलाफ़ थी उन पर तोहमत वग़ैरह लगाई जाती थी। तो बेकन कहता है कि वो लोग तो अब गुज़र चुके हैं इस दुनिया से, मगर अब भी कुछ लोग जो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके अकायद को फॉलो कर रहे हैं, उनके रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। उनके अलावा यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ये भी कहते हैं कि लोगों के सच से बचने की वजह सिर्फ़ ये नहीं है कि सच की तलाश में मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादा बड़ी वजह ये है कि इंसान हमेशा झूठ में कशिश और अट्रैक्शन जो है वो महसूस करता है। बेकन कहता है कि एक शायर भी झूठ बोलता है क्योंकि वो अपनी पोइट्री के थ्रू रीडर्स को प्लेजर देना चाहता है। हर इंसान फेम चाहता है, हर इंसान नेम चाहता है, तो वो अपनी पोइट्री के ज़रिए अपने पोइट्री को टूल्स के तौर पर यूज़ करता है और झूठ फैलाता है। लोगों को प्लेजर देने के लिए वो अपनी पोइट्री के अंदर भी झूठ का इस्तेमाल करता है। यानी शायर पोइट जो कि रीडर्स को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए अपनी पोइट्री का इस्तेमाल करता है। इस तरह के मर्चेंट जो है वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी झूठ बोलता है। जब एक ताजर जो है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठ बोलता है तो वो इस झूठ से मोहब्बत करता है, क्योंकि सच एक ब्राइट और चमकदार रोशनी की तरह होता है, जबकि झूठ जो है मध्यम रोशनी लेकिन दिलकश और अट्रैक्ट करने वाली रंगीन रोशनी दिखाई देती है। क्योंकि इंसान इल्यूजन को पसंद करता है, वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद दिलकश बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को बहुत अच्छा बना लेते हैं। लोगों को प्लेजर देने के लिए वो इमेजिनरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अक्सर इमेजिनरी चीज़ें देखी होंगी, तो उन इमेजिनरी चीज़ों को देख कर या पे खुशी महसूस करते हैं। बेकन कहता है कि अगर झूठा तफक्कुर, इमेजिनेशन, इल्यूजन सब ख़त्म कर दिया तो इंसान गरीब, उदास और बीमार हो जाएगा।
बैगन के अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी थिंग इंसान को हैप्पी रखती हैं। बैगन कहता है कि इंसान को झूठ बोलना इस तरह पसंद है कि वो दिन की ब्राइट लाइट की तरह अंधेरे में चमकता है, और लाइट वो ये देखता है कि इंसान के पास कितना है और क्या है। देख लें आप, दिन में जब बाहर निकलते हैं तो सब पता चल जाता है कि आपके पास क्या है, क्या लेकर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो जब दिन लाइट में वो इंसान को कलरफुल और जो अट्रैक्टिव चीज़ दिखाती है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें इस तरह नज़र आती हैं। तो इस तरह सच दिन की ट्रू लाइट की तरह है, और झूठ जो है वो चाँद की डिम लाइट की तरह होता है, जो इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल बना देता है। तो कहते हैं कि इल्यूजन इमेजिनेशन के थ्रू लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। बैगन कहता है कि लाइफ एक इल्यूजन और इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो इंटरेस्टेड है। अगर झूठ, गरूर, इमेजिनेशन को निकाल दिया जाए तो इंसानी ज़हन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। इस तरह इंसान जो है वो गरीब, उदास और बीमार हो जाएगा। और इल्यूजन से, इमेजिनेशन से लाइफ जो है वो ब्राइट नज़र आती है। लोग हैप्पी हैं, लोग इस झूठ में पुरकशिश फील करते हैं। शायर और ड्रामास राइटर बहुत ही इमेजिनरी थिंग का उनको ऐड करते हुए, फ़िक्शन को ऐड करते हुए, फ़िक्शनल चीज़ों को ऐड करते हुए अपनी जो है वो ड्रामाज़ को, अपनी पोएट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पुरकशिश बनाते हैं। अपने रीडर्स को एन्जॉयमेंट फ़ील करवाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। फ्रांसिस बैकन यहाँ पर जो है वो प्रीस्ट की जो पोइट्री है उनके बारे में बात करते हैं। पादरी ने पोइट्री की जो है बुराई की है। वो कहते हैं कि पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इमेजिनेशन होती है, जो कि रीडर्स के ज़हन को एक वहम में, एक इल्यूजनिस्टिक मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पोइट्री द वाइन ऑफ डेविल। और आपको तो पता है कि डेविल जो कि झूठ का फादर है, तो कहते हैं कि पोइट्री जो है कि डेविल से जुड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो जो प्रीस्ट हैं उनकी वो शायरी के लिए शायरी की इसलिए बुराई करते हैं क्योंकि पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इमेजिनेशन होती है। जबकि रीडर्स पोइट्री को रीड करते हैं तो उनका दिमाग जो है वो इल्यूजन और वहमों से भर जाता है। इस तरह शायरी शैतान की जो है वो वाइन से रिलेटेड है। पोइट्री द वाइन ऑफ द इविल, क्योंकि शैतान जो झूठों का बाप है और शायरी भी धोखा देती है, तो दोनों जो हैं वो उनमें एक कनेक्शन है। लेकिन जो शायराना गैर सच्चाई इतनी नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि ये कोई अपने उसके कोई मुस्तकिल असरात नहीं होते, और ना वो छोड़ती है। ये झूठ होता है जो इंसानी ज़हन में नक्श हो जाता है, और इसे ऐसी सोच और अमल का हुक्म बना देता है कि जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बैकन कहता है कि पोइट्री का झूठ इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि झूठ तो इंसान के लिए उसके ज़हन में जो है वो नक्श हो जाता है। वो इंसान को हार्मफुल एक्शन की तरफ ले जाता है, और जो ये झूठ होता है जो इंसानी ज़हन में नक्श होता है, इसे इस सोच अमल करने पर मजबूर करता है जो नुकसानदेह हो सकता है। यानी एक ही चीज़ का बार इंसान के ज़हन में रहना, और वो एक माइंडसेट क्रिएट करते जाना, और फिर वो गलत उस पे असर करना, और फिर वो उससे एक्ट करवाना, ये इंसान के लिए नुकसानदेह है, ना कि वो पोइट्री नुकसानदेह इंसान के लिए। बैकन कहता है कि अब हम सच की जो है वो वैल्यू के बारे में जानते हैं। फ्रांसिस बैकन कहता है कि सच की वैल्यू सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जिन्होंने सच को समझा और उस पर एक्सपीरियंस किया। अगर इंसान की नेचर में कोई बेहतर क्वालिटी हो सकती है तो वो है सच। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि गॉड ने सबसे पहले सेंसेस की रोशनी को बनाया, यानी वो रोशनी से जो है रोशनी जिसे आँख देख सकती है, और सबसे आखिरी चीज़ जो इसने पैदा की, अक्ल की। बैगन कहता है कि सच सिर्फ मजहबी या फ़िल्सफ़ाना शोबे में अहम नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अहम है। यहाँ तक कि वो लोग जो खुद सच नहीं बोलते और फिर भी सच्चाई को एक नेकी की अलामत ख्याल करते हैं। सुना ही होगा कि सच निजात दिलाता है, जबकि झूठ जो है वो हलाक कर देता है। किसी ने क्या सच किया कि वो इंसान जो झूठ बोलता है दूसरे इंसानों से तो खौफज़दा होता है, लेकिन खुदा से नहीं डरता है, जो ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि एक झूठ को जो है वो निभाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सच जो है वो अकेला ही खड़ा रहता है। तो इस पर एक्सपीरियंस भी किया गया है, और बाज़ औक़ात जो है वो कोई इंसान जो क्या करता है कि चोरी करने जाता है, तो वहाँ लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वो डर जाता है, और पकड़ा गया तो फ़ौरन मारा जाऊँगा। अगर किसी ने मुझे चोरी करते देख लिया तो वो मुझे मार देंगे, वगैरह वगैरह। तो लेकिन फिर वो ये भी है कि उससे गॉड से नहीं डरे होते जो उसको हर वक्त देख रहा होता है।
अक्सर बच्चे भी झूठ बोलते हैं और डरते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो मार पड़ेगी या वगैरह। इसके अलावा ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं झूठ की, डर की और डाकानी, बदकारी, ये सब झूठ के साथ मिली हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि झूठ तमाम फ़साद की जड़ है, जबकि सच इंसान को निजात दिलाता है। अगर इंसान सच बोले तो इन तमाम बुराइयों से भी बच सकता है। सच इंसानी फ़ितरत की बेहतरीन खूबी है। सच की जो सच का एहसास जो है वो बहुत ही अहम है। जिन्हें इसका तजुर्बा हुआ है वो समझ सकते हैं। उसके बाद तफ्तीश, इल्म और सच का यकीन ही वो बेहतरीन खूबी हो सकता है। वो कहते हैं कि झूठ इंसान को खुदा से नहीं, लोगों से और ख़ुद से जो है झूठे इंसान जो है वो इंसान खुदा से नहीं डरते, बल्कि लोगों से और ख़ुद से उनको डर लगता है। तो ये ओवरऑल ऑफ ट्रुथ के बारे में फ्रांसिस बेकन के प्लस डिफरेंट फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है ऑफ ट्रुथ के बारे में। ऑफ ट्रुथ के बारे में वो यही बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपने ख़यालात, अपने जो है वो सोचों से, अपने वहमों से और अपने जो है वो फ्रीडम ऑफ थॉट से निकल जाते हैं और इसलिए निकल जाते हैं कि वो एक ही अक़ीदे पे नहीं रह सकते और फिर वो ट्रुथ की तलाश भी नहीं करते और उसको एक मिस्ट्री के तौर पर छोड़ देते हैं। हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मेरे ख़्याल में सच एक ऐसी फ़ितरत है, एक ऐसी नेचर है जो हमें सुकून देती है। यानी इंसान सच बोलकर हर तरह की चीज़ से छुटकारा पा सकता है, चाहे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, वो सुकून में रहेगा। जबकि झूठ तमाम फ़साद की जड़ है, जिससे इंसान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इंसान को अपनी बात कहने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। सुना होगा झूठे बंदे को झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए सच बोलो और सुकून में रहो। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर सच बोलना शुरू कर दें तो हमारा माशरा बहुत ज़्यादा सुकून पाएगा, लेकिन आजकल लोगों को शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। जो सिर्कों के लोगों के जो कारोबार हैं, जो हर तरह से उनकी ज़िंदगी है वो झूठ पर मबनी और झूठ पर चल रही है। तो इस तरह एक रिलीजियस थॉट के थ्रू अगर इसको देखा जाए तो कुरान पाक में फरमाया गया झूठे पर खुदा की लानत है। सच निजात दिलाता है जबकि झूठ हलाक कर देता है। तो यही जो है वो साबित हुआ है और यही सच बायस निजात का ज़रिया है, कि सुकून का ज़रिया है। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा लोग जब कुछ गलत करते हैं, जब भी उनसे पूछा जाए तो सच नहीं बोलते अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। क्या फ़ायदा ऐसी इज़्ज़त का जो दिखावे की हो, क्योंकि ये सच झूठ जो है वो ज़्यादा पायदार नहीं रहता, ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। और झूठ बोलने वाला इंसान अपने रब से नहीं बल्कि अपने आप से और बंदों से डरता है। एक वो गलत काम करने जा रहा है, यानी चोरी कर रहा है, और जब पता चलेगा तो वो ये देखता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी, बल्कि वो इस चीज़ से डरता कि उसका ज़मीर उसके बारे में क्या कहेगा, और जो चीज़ उसको देखती है यानी खुदा उसको देख रहा है तो उसके बारे में क्या कहेगा। वही बंदा जो है वो बंदों से डरता है, खुदा से नहीं डरता। और जो जीत होती है वो हमेशा सच्चाई की होती है। सच आखिर में रिवील हो ही जाता है, लेकिन झूठ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। झूठ पे झूठ इंसान को बोलना पड़ता है और झूठा तो हलाक हो देता है, उस पर मुँह पे जो है वो रुसवा हो जाता है एंड पे, और सच जो है वो एक अटल होता है। तो इसलिए हमेशा सच जो है उसको साथ देना चाहिए और